अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। बात करते हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की, जिसके अंदर भारत को शदीद हजीमत का सामना एक बार फिर करना पड़ गया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जिस तरीके से जारियत का मुजाहरा किया, उसके बाद से लेकर अब तक भारत की आलमी सतह के ऊपर सफारती तन्हाई का सिलसिला अभी भी जारी है। और इसकी हालिया मिसाल हम देखते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, वहां पर यूं होता है कि आप देखते हैं कि वज़राए दिफा दोनों ममालिक के वो भी मौजूद होते हैं और कौमी सलामती के मुशीरान वो भी वहां पर जो इजलास में मौजूद होते हैं। भारत अपना मुकदमा पाकिस्तान के हवाले से पेश करने की कोशिश करता है। भरपूर कोशिश होती है भारत की जानिब से कि वो पाकिस्तान के ऊपर मन घड़त बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपनी वही तमाम झूठी दहशतगर्दी के हवाले से एक मन घड़त कहानी दुनिया को सुनाए, अपना वही वाला फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से पैडल करे। तो अभी भी उन्होंने यही कोशिश की कि पाकिस्तान को फॉल्सली विदाउट एनी एविडेंस पहलगाम के इम्प्लीकेट करने की कोशिश की और उसको के हवाले से ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जी उन्होंने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में निशाना बनाया है और इस बात का कोई एविडेंस उनके पास नहीं था। आप देखते हैं इंटरनेशनली भी इसको बैक करने के लिए पूरी दुनिया का मीडिया भारत के इन तमाम इल्जामात की तरदीद कर चुका है। तो अब जब भारत ने एससीओ के महाज के ऊपर भी उस महाज को बाकायदा उस तंजीम को जिसका मैंडेट ही यही है कि इलाकाई सिक्योरिटी इफ़हाम तफहीम के जरिए से इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाना एक तंजीम का मैंडेट ही यही है, तो वहां पर भारत ने अपने मौकिफ के जरिए से उसको हाईजैक करने की जब कोशिश की तो भारत को मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि जब पाकिस्तान ने अपना मुकदमा पेश किया और तमाम के तमाम भारतीय बयानात को मन घड़त और बेबुनियाद करार दिया, तो उसके बाद आप देखते हैं जो फाइनल एलामिया जारी होता है एससीओ का, उसके अंदर पहलगाम की मजम्मत नहीं शामिल होती। पहलगाम का सिरे से कोई जिक्र ही नहीं किया जाता, ना ही ऑपरेशन सिंदूर का कोई जिक्र किया जाता है, बल्कि क्या होता है कि उल्टा जाफर एक्सप्रेस का जो सानिया होता है बलूचिस्तान के अंदर, उसके हवाले से शदीद मजम्मत एससीओ के एलामिया में डाली जाती है। बाकायदा इस बात का अंदिया दिया जाता है कि वो एक बड़ी खौफनाक दहशतगर्द कार्रवाई थी। तो अब जब जो है भारत ये देखता है कि पहलगाम को इग्नोर करने के बाद जिसके हवाले से पाकिस्तान कहता है कि एक फॉल्स फ्लैग था और उसकी बजाय जो है वो जाफर एक्सप्रेस का सानिया जिसका इल्जाम पाकिस्तान सबूतों के साथ शवाहिद के साथ भारत के ऊपर लगाता है, तो वो जाफर एक्सप्रेस को इंक्लूड कर लिया जाता है एससीओ के एलामिया के अंदर। उसके बाद जो भारतीय वज़ीर दिफा है वो एससीओ के एलामिया के ऊपर दस्तखत किए बगैर छोड़कर चले जाते हैं। और ये भी साथ में एक तासुर मिलता है कि तमाम एससीओ फोरम के जितने भी ममालिक थे उन तमाम को भारत ये कायल करने में बुरे तरीके से नाकाम हुआ, एक्सपोज हुआ कि वो पाकिस्तान की मजम्मत करें या पहलगाम के ऊपर किसी भी तरीके से भारतीय मौकिफ की तायीद करें। तो भारत जो है ना तो कायल कर सका किसी भी मुल्क को और ना ही पहलगाम के हवाले से कोई फाइनल स्टेटमेंट एससीओ के एलामिया के अंदर डलवा सका, मगर पाकिस्तान कामयाब हो गया। एक जबरदस्त सफारती कामयाबी दोबारा पाकिस्तान हासिल करता है कि वो एससीओ का जो फाइनल एलामिया है उसमें साना जाफर एक्सप्रेस को इंक्लूड करवाता है और ना सिर्फ इंक्लूड करवाता है बल्कि तमाम ममालिक उस फाइनल एलामिया के ऊपर दस्तखत भी कर देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और एपिसोड भी होता है कि जब कौमी सलामती के मुशीरान बैठते हैं तो अजीत डोवाल जो है भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक मंत्रा विदाउट एनी सिंगल एविडेंस वो दोबारा पाकिस्तान के हवाले से पेश किया जाता है और उसके जवाब के अंदर जो है आसिम मलिक साहब पाकिस्तान की तरफ से जो कौमी सलामती के मुशीर है वो बाकायदा भरपूर अंदाज में भारत की कलाई दुनिया के सामने खोलते हैं, बाकायदा बताते हैं कि भारत किस तरीके से सरहद पार दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर बराह रास्त मुलविस है। पाकिस्तान के पास तमाम ठोस शवाहिद इसके मौजूद है। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने साना जाफर एक्सप्रेस के हवाले से भी दोबारा जो है दुनिया को और एससीओ को दोबारा जो है इंतबा भी दे दिया कि भारत इस किस्म की खौफनाक दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कराने के अंदर मुलविस है। तो अब क्या होता है कि जब ये तमाम एपिसोड दोनों मुशीरान का होता है तो वहां पर भी जो है भारतीय बयानिया पिट कर रह जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जब हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीर कर रहे थे तो उनका नंबर जो है तकरीबन 5वां या 6ठा था। उससे पहले भारतीय वजीर दिफा तकरीर कर चुके थे और उसमें पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई वो कर चुके थे, मगर यहाँ पर उन्होंने एक और जो है ट्रेडिशन से डेविएट करने की कोशिश की। जो भारतीय वजीर दिफा है
जब हमारे वज़ीर दिफा का उन्होंने मौक़िफ़ सुना और उसके बाद उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट किया वहाँ पर कि जी मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया जाए, पाकिस्तान का जवाब देने का मौका दिया जाए, मगर आप देखते हैं कि एससीओ की ऐसी पुरानी कोई ट्रेडिशन नहीं है, तो उनको ये मौका नहीं दिया जाता। यहाँ पर भी भारत को जो है शदीद सुस्ती का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भारत जो ये हमेशा से दावा करता रहा कि वो ग्लोबल साउथ का एक लीडर बनेगा, वो ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी करेगा, वो बल्कि ग्लोबल साउथ के हवाले से रिप्रेजेंटेशन आलमी फोरम्स के अंदर चाहता है, तो क्या ये एक ऐसा मुल्क जो कि एससीओ के ममालिक को भी कायल ना कर सका, जो ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा फोरम है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी तंजीम है, जब वो एससीओ के अंदर भी तन्हा है, तो भारत किस तरीके से ये दावा कर सकता है कि वो ग्लोबल साउथ की तर्जुमानी कर रहा है या ग्लोबल साउथ की लीडरशिप एज्यूम कर पा रहा है? ये तमाम चीजें जो है वो भारत को एक बार फिर ग्लोबल साउथ की लीडरशिप से महरूम करने के लिए काफी है तमाम सबूत कि कोई भी मुल्क ग्लोबल साउथ का वो भारत के बयानिए के साथ, भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। और सबसे अहम तरीन बात है, जो हमारी एक के बाद एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो रही है, इसके पीछे जो हमारी बैकिंग है वो हमारी अस्करी फतह को है, जो कि हम जब दुनिया को बताते हैं कि ये हम जीते हुए मुल्क है, ये हम फाते मुल्क है, उसके बाद भी हम जबान किसकी बोलते हैं? डिप्लोमेसी की, डी एस्केलेशन की, डायलॉग की जबान बोलते हैं, तो दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है, चूंकि हमारे पीछे बैकिंग के ऊपर एक शानदार अस्करी कामयाबी है। क्योंकि भारत वो अस्करी नाकामी के बाद जब दुनिया को बताता है कि वो अभी भी जाराना मूड के अंदर है, वहीं पर उसका बयानिया जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो आगे आइंदा वाले दिनों के अंदर भी पाकिस्तान ऐसा मिडल पावर अपना किरदार बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदा करता रहेगा। अब मजीद तफसीर तरजीह देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।